सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 82, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science, Political Science, and we will revise the chapter number 1, What is Democracy and Why Democracy, in this worksheet. So students, आज से हम एक न्यू चैप्टर What is Democracy, Why Democracy की रिवीजन इस वर्कशीट के थ्रू शुरू कर रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो आंसर द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी पहले 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको बहुत ही शॉर्ट में करना है. देन फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द रूल ऑफ पीपल कॉल्ड, यानी जनता के शासन को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप या नन ऑफ दिस. सो राइट ऑप्शन इज 1, डेमोक्रेसी. देन क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ये लोकतांत्रिक देश कौन सा है? सो चाइना, इंडिया, अमेरिका एंड फ्रांस. राइट आंसर इज 2, इंडिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ एनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड. दुनिया के किसी भी गैर लोकतांत्रिक देश का आपको नाम लिखना है. वो नॉर्थ कोरिया भी हो सकता है और म्यांमार भी हो सकता है. म्यांमार में तो अभी 2-4 दिन पहले ही वहाँ पर आपने देखा होगा आर्मी का रूल आ गया है और वो अब एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी है. देन क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिस्क्राइब्ड वोटिंग एज इन इंडिया इज, यानी भारत में मतदाता बनने की या वोट डालने की उम्र है कितनी? 18 ईयर्स. देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ मिलिट्री कू. देखिए, इसको कूप नहीं पढ़ना, पी साइलेंट है, इसको हम पढ़ते हैं कू. इसकी प्रोनाउंसिएशन है कू. व्हाट इज मिलिट्री कू, इसका मतलब है सैनिक तख्ता पलट का क्या मतलब है? द रिमूवल ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्रॉम एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे टू फॉर्म अ न्यू मिलिट्री गवर्नमेंट इज कॉल्ड मिलिट्री कू. देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाकर एक नई मिलिट्री गवर्नमेंट को बनाना ही मिलिट्री कू कहलाता है. देन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, आपको इसमें करना क्या होता है? रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड द आंसर्स द क्वेश्चंस रिटन बिलो. आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, इस पैराग्राफ को, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना है. सो लेट्स रीड. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट्स लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन, यानी केवल एक इलेक्शन जीत जाने से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहे जो मर्जी कुछ भी नहीं कर सकती. इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, उसको कुछ नियमों का, जो बुनियादी नियम है, उनका पालन करना पड़ता है. इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़, साथ साथ उसको विशेष रूप से जो माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों को दी गई गारंटी को भी उसको फुलफिल करना होता है. एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस, और जितने भी प्रमुख फैसले होते हैं वो बहुत ही विचार विमर्श के, बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the Constitution and by the law. तो देखिए, कोई भी जो अधिकारी है जिसको कि कुछ अधिकार मिले हैं, कुछ जिम्मेदारियां मिली हैं, वो किसके द्वारा मिली हैं? वो मिली हैं हमारे संविधान और कानून के द्वारा. तो इसका मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है. Then each of these is accountable not only to people बट ऑल्सो टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स. तो देखिए, ये इनमें से हर एक को, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सभी को ना केवल वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, बल्कि जो दूसरे इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके प्रति भी उनको आंसरेबल, अकाउंटेबल होना पड़ता है. सो नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ इज़ द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पब्लिक, यानी पब्लिक के प्रति गवर्नमेंट अकाउंटेबल कैसे होती है? बिकॉज द पब्लिक इलेक्ट्स द गवर्नमेंट, क्योंकि जनता ही गवर्नमेंट को चुनती है. द गवर्नमेंट हैज़ टू आंसर टू द पब्लिक टू ऑल इट्स वर्क. तो गवर्नमेंट को, सरकार को, जनता को ही अपने सारे कामों का जवाब देना पड़ता है. इफ़ इट डज द रॉन्ग थिंग देन द पब्लिक डिफीट्स दैट गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शन. और अगर वो कुछ गलत काम करती है सरकार, तो
जो पब्लिक है, जनता है, वो अगले इलेक्शन में उस गवर्नमेंट को हरा भी देती है। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर मेजर डिसीजंस इन डेमोक्रेसी टेकन थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, यानी जो प्रमुख फैसले होते हैं डेमोक्रेसी में वो इतने विचार विमर्श के बाद क्यों लिए जाते हैं। देखिए, इन अ डेमोक्रेसी मेजर डिसीजंस आर टेकन थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन सो दैट दोज डिसीजंस प्रूव टू बी बेटर फॉर द पब्लिक। तो इसलिए इतने विचार विमर्श के बाद कोई फैसले लिए जाते हैं ताकि वो फैसले जनता के लिए बहुत ही बेहतर साबित हों, बहुत ही अच्छे साबित हों। देन क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स, the rights and the responsibilities associated with that position are given to every officer by, देखिए, जो भी हर ऑफिसर के साथ अधिकार और जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं वो उसको किसने दी हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने। राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट रीजन कैन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉट डू वॉट एवर इट्स लाइक, यानी किस रीजन के लिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। तो a democratic government cannot do whatever it's like simply because it has won an election, यानी केवल एक इलेक्शन जीत लेने के बाद उसको ये राइट नहीं मिल जाता कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी करे। Now question number 7, what is the difference between democratic and non-democratic ruling system, यानी democratic ruling system और non-democratic ruling system में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमेशा आप टेबल बना के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे टीचर को भी आसानी होती है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक रूलिंग सिस्टम में क्या होता है, इन दिस पीपल गेट पॉलिटिकल राइट्स, लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, इन दिस पीपल हैव लिमिटेड राइट्स, यहाँ पर लोगों के पास लिमिटेड राइट्स होते हैं जबकि वहाँ पर पूरे राइट्स होते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, और इन दिस पीपल पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस विद एनी रिस्ट्रिक्शंस, यानी डेमोक्रेसी जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर बेस्ड होती है और इसमें जो लोग हैं वो इलेक्शन में बिना किसी बंदिशों के, बिना किसी प्रतिबंधों के वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, द इलेक्टोरल प्रोसेस इज़ नॉट फेयर एंड इंडिपेंडेंट, जो इलेक्शंस होते हैं वो फेयर और इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। मैनी रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन पीपल इन दिस, और इस रूलिंग सिस्टम में जो लोगों के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया जाता है, ज़बरदस्ती थोपा जाता है। देन डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, यानी ये एक अधिक जवाबदेह वाली एक जो व्यवस्था है। और नॉन डेमोक्रेटिक क्या है, दिस गवर्नेंस सिस्टम इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द नीड्स ऑफ पीपल, और ये जो गवर्नेंस सिस्टम है ये जनता की ज़रूरतों के प्रति किसी प्रकार से भी जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होती है। देन क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम के 3 फीचर्स बताने। तो मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या हैं? इन डेमोक्रेसी द मेन डिसीजंस आर इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड लीडर्स, यानी जो चुने हुए नेता होते हैं उनके हाथों में ही प्रमुख फैसले होते हैं। देन फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्बैट इज़ अ मेजर फीचर ऑफ दिस, तो यहाँ पर इस कॉम्बैट का मतलब है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन या जो प्रतिस्पर्धा है, इलेक्टोरल प्रतिस्पर्धा, चुनावी जो एक होड़ है वो बहुत फ्री, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होती है, और यही इसका एक मेजर फीचर भी है। एवरीवन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, और गवर्नेंस में सभी को पार्टिसिपेट करने का इक्वल चांस, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई आर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नेसेसरी इन डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। देखिए, ताकि पीपल कुड इलेक्ट देयर रूलर्स विदाउट एनी प्रेशर, यानी बिना किसी दबाव के जनता अपने रूलर्स को चुन पाए, इसलिए ज़रूरी है। पीपल कैन चूज़ द राइट रूलर, जो सही शासक को जनता चुन पाए, इसलिए भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। देन इट इज़ अ मेजर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा प्रमुख फीचर भी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 10, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम व्हाट आर द थिंग्स पीपल शुड कीप इन माइंड वाइल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, यानी इस एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम में लोगों को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब वो अपने रूलर्स को चुनते हैं। तो देखिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। द रूलर शुड हैव द एबिलिटी
टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, यानी उसमें उचित डिसीजन लेने की, अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। ही और शी शुड बी अ बेनिफैक्टर ऑफ द पब्लिक। तो बेनिफैक्टर का मतलब होता है वो जनता की भलाई करने वाला हो। ही और शी शुड बी फेमिलियर विद द ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द पब्लिक, यानी उसे जनता की हर समस्या का मालूम होना चाहिए। ही और शी शुड बी द विजनरी नेचर। विजनरी नेचर का मतलब होता है कि ना केवल वो प्रेजेंट को देख के कोई डिसीजन ले, बल्कि फ्यूचर की कंडीशंस को भी ध्यान में रख के वो कोई डिसीजन मेक करे। देन ही और शी इज़ प्रोफिशिएंट इन गवर्नेंस, और गवर्नेंस में वो जो है परफेक्ट होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, पॉसिबिलिटी हो, तब आप इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।